Anamika ji, kindly start the webinar. Hello. Good afternoon, dear participants. Good afternoon. Today we are going to discuss about the densification industries. What is the future of this industry? And for this, we have some experts from the industry. First of all, I would like to just a second. I would Good like to afternoon. introduce our chairperson of BGF, Mr. Satish Upadhyay, the former mission director, Samarth Mission, and our national coordinator for BGF, Mr. Aman Quatra, and other speakers. We are going to introduce them soon. अमन क्वात्रा जी, आप काइंडली बताइए अभी. आप सभी को गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार. I welcome you all for this edition of BGF Varta. BGF Varta is an initiative for knowledge dissemination and creating awareness among different stakeholders of the biomass industry. जो भी लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं कि उनके बीच में एक डायलॉग को हम इनिशिएट करते हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो नए एंट्रेंट्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों. मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार बीजीएफ के बारे में बताना चाहूंगा. अनामिका जी, माय इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? Yes, it's visible. So, Biomass Global Associate Forum was launched in 2023 with a sole aim कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको एक संगठित करना और उसको रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे एक आवाज देना, इंडस्ट्री के चैलेंजेस, इश्यूज और एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज को रेलिवेंट ऑफिस, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, एमएनआरई है, वहां पे उसको रेज करना और एक डायलॉग करना ताकि हम अपनी इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको कोई रुकावट ना आए. हम इसमें काफ़ी कॉन्फ्रेंसिस करते हैं. अभी हमारा इंडियन बायो एनर्जी टेक एक्सपो है सितंबर 2025 में. उसकी डिटेल्स अभी अनामिका जी शेयर करेंगी. उसके अलावा हम लोग काफ़ी मिनिस्ट्रीज में, समर्थ मिशन में, हम एमएनआरई में और डिफरेंट मिनिस्टर्स के पास एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं और कैसे अगले 5 साल 10 साल तक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हम सब लोग इकट्ठे होके एक पॉलिसी पे काम कर सकें. क्या चैलेंजेस आएंगे, उनका सॉल्यूशन आज ढूंढना शुरू करेंगे, तभी हम सही टाइम पे उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे. तो ये एक हमारी आप कह सकते हैं कि एक हमारी इच्छा है और एक ये संगठन है कि आज हम इतने एडिशन ऑफ वार्ता कर चुके हैं. हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है. जैसे हमने फाइनेंस पे काम किया है, हमने सप्लाई चेन की प्रॉब्लम पे काम किया है, हमने को फायरिंग पे किया है. आज फ्यूचर ऑफ बायोमास पैलेट इंडस्ट्री पे हम एक वेबिनार कर रहे हैं. तो ये हमारे प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है वार्ता का, खासकर कि हम सब एक जगह शायद हर रोज हर बार इकट्ठे ना हो पाए, बट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए या हमारे जो इश्यूज हैं, जैसे आज तकरीबन 200 लोगों ने आज हमारे 200 लोगों ने रजिस्टर किया है इस वेबिनार के लिए. तो उसमें काफी लोगों के काफी चैलेंज है जो हम इस वेबिनार में और अगले कुछ वेबिनार्स में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. हम आप सबसे से ये गुजारिश करते हैं कि आप भी अ, इस फोरम का सदस्य बने, इस फोरम को आगे बढ़ाने में अपने सजेशन दें, अपना सहयोग दें, ताकि ऐसे इंडस्ट्री हम एक आवाज उठा सकें. क्योंकि अगर इंडस्ट्री की आवाज उठेगी तो हम सब एक जगह इकट्ठा होकर इस इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं. हमारी बिजनेस अलग है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सब उसके लिए इम्पैक्ट होंगे. तो अनामी जी, प्लीज आप एक बार जो हमारा मेंबरशिप है उसका लिंक शेयर कर दीजिए. मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सब हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़े. आईएफजी का एक हिस्ट्री रही है पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग को एंगेज करके जो भी इंडस्ट्री, चाहे वो सीबीजी है या डिफरेंट इंडस्ट्री है, उसके लिए जो भी फेवरेबल पॉलिसीज हैं उसके लिए काम करना और उसको सही रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाना. मैं अभी सारा डिटेल्स जो है रिगार्डिंग मेंबरशिप रिगार्डिंग आईबेट आई विल डेफिनेटली शेयर. तो एंड अनामिका जी, आप एक बार प्लीज आईबेट के बारे में 2 मिनट लेके जरा बताइए, फिर हम इस वेबिनार को ऑफिशियली शुरू करते हैं. जरूर. India Bioenergy and Tech Expo. This is an international conference as well as exhibition will be happening in
September 24, 25, 26. 24, 25, 26 that is in Yashobhumi, Dwarka. एंड यहाँ पे बायो एनर्जी के सारे वर्टिकल्स, वेदर इट इज सीबीजी, बायोमास, डेंसिफाइड बायोमास, CCUS, SAF, alternative biofuels, everything will be covered. All the conferences, there is 25 plus sessions will be there, and more than 180 speakers we have already they have already participated. Soon we are going to have a workshop on CBG as well as BGF, how to set up a BGF, densified BGF plant, sorry, densified biomass plant and CBG plant. And there will be some roundtables on the technologies also. I will just share the flyer for that, and the registration process I have already mentioned in the chat box. Kindly check that also. थैंक यू अनामिका जी। तो इस फोरम के लिए मैं कह सकता हूँ कि जैसे अनामिका जी ने बताया कि हम जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, जो एग्जीबिशन है, इट इज फ्री फॉर ऑल। कॉन्फ्रेंसेज आर पेड एंड देयर इज सम अर्ली बर्ड डिस्काउंट इफ यू वांट टू अटेंड दैट। और हम एक नए, जो भी नए एंट्रेंट हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं। दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप एंड गेन दी from the experience of the experts, which will be the part of the workshop. So now let us start with the this webinar today. हाँ जी, ये सर हमारा एक एक्सपो का फ्लायर है। अनामिका जी, आप इसके लिंक प्लीज चैट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? ड्यू टू पॉजिटिव टाइम, लेट अस स्टार्ट द वेबिनार। Yes, okay. First of all, I would like to invite Shri Satish Upadhyay ji for welcome address and context setting. Shri Satish Upadhyay ji is the chairperson of IFG BGF. He is a former mission director of the National Biomass Mission under the Ministry of Power, Government of India, and former executive director at NTPC Limited with over 36 years of experience in the power sector. He has led major thermal and hydroelectric power projects, including 20 plus years in project execution and construction management, and 16 plus years in civil design and quality assurance. He is a recipient of Biomass Changemaker of the Year Award at GEE Awards 2025 for his contribution to the biomass industry as a whole. And he also a recipient of the Eminent Engineer Award by the Institution of Engineers India in 2023. He has presented internationally, including at the IPMA World Congress 2007 in Poland. We all know Satish ji. Satish ji स्टिल रिसेंटली दी मिशन डायरेक्टर, और उनके कंट्रीब्यूशन को इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में आज जितने लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और इस बात को हमें बहुत खुशी है कि सर हैज एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट टू बी द चेयरपर्सन ऑफ BGF IFG एंड टू लीड अस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज which require his expertise, his experience, जो हम as a forum अकेले नहीं कर सकते। Thank you, sir, for that, and I request you to give a welcome address and as well as setting up of the context for this webinar. Thank you. So thank you, Anant. Good afternoon, all connected ladies and gentlemen. Actually, first of all, thanks for a very, very generous introduction. And needless to say, actually, more or less, I am knowing almost everybody in the forum who have joined. And those who are new may come to know immediately, because I was the erstwhile mission director, Samarth Mission. And with this, actually today's this one program is for future of biomass industry. In that palletization, biomass densification, in that order, first, Miss, I would like to say that Mr. Dharmesh, who is the member Samarth Mission, he was my colleague also. He'll be speaking on the policy intervention for promotion of usage of pellets and future technologies like torrefaction. And after that, Mr. Sukhvinder ji, Director Lehra, he is actually going to speak on standardization of machinery and transformation of machinery for pellet manufacturing. Means basically he'll be talking about the transformation in the industry, this pellet manufacturing industry. And next is Mr. Vibhudittani who is the CEO of Shubhsri, and he'll be speaking on supply of pellets to power plants and manufacturing challenges. And of course, this is quite an interesting topic because he has to deal with the entire supply chain scenario along with the manufacturing challenges. And Mr. Anant Bansal, who is the MD 3E Biodhan, he is going to speak on changing patterns of densified biomass usage in industry.
So, Miss, these all the four speakers are going to speak on very, very relevant topic. And to start with, from my experience, what I see is that while I was in Samarth Mission and I was the procurer of biomass pellets for NTPC also, what I could discover is that from 2023 to 2025, the number of pellet suppliers and the players have increased abnormally, I should say tremendously, and there is no dearth of supplies of biomass pellets as far as NCR region is concerned. And apart from that, even in other region also, we have made substantial progress because whatever the small reports we have, and I can gather that still that the capacity building part has been almost done. So now next is that the demand supply market, which is actually getting, which is the equilibrium for carrying out any economic activity. Here the equilibrium of that market is yet not established because the demands are sporadic, supplies are sporadic, and the serious players are not too many. There are many people who are taking the contract and but they are not able to honor it, and there are some who are interested but they are not getting the quantities. So there is a lot of asymmetry which is going on. So in that context, actually, I'll just give a peace of mine also that how we can deliberate and we can find out a viable solution. Because as of now, as far as Indian industry is concerned, because I was executive director fuel management for NTPC also. What I have seen that as far as coal, oil, and gas, these are the primary fuels for any of the industry, not only for thermal power plant. These industries are regulated by Government of India. So what happens that we have been essentially procuring our fuel through regulated industry. Be it private sector, be it public sector, everywhere it was a regulated industry and we were getting the fuel. Even for the petrol and all, you don't think anything. You have to simply go to a petrol pump and you get it filled. Irrespective of whether it is BPCL or IOCL, you just go and get it filled. Why? Because by regulation, there has been a standardization of fuel. And once the standardization of fuel is there and the standard rates are fixed, then what happens? The industry can move further. And as far as a mission director, what I could see is that there are different players, different manufacturers, different machineries. And of course, I would request Mr. Sukhvinder ji also to look into this, that the type of machinery, let me start from the type of machineries. The type of machineries which are there, they are actually deficient. Because until unless the input is getting conditioned, you will never get the output. For conditioning the output, there has to be a preheater and there should be a system where the biomass needs to be heated and brought to that particular temperature and moisture level so that the shredding part and grinding part becomes easy. What happens that in case the weather is cooperative, then we produce more. Otherwise, we just shut down our plant, and that is not the way to do the business because you people are employing some people, then you let them off, then again you hire new people, and then you again develop new skills. And these things are unprofessional. Initially, you can afford it, but in the long run, only those who are going to stay in this competition will be viable. So we have to think in that line that my machine should be 24/7 viable all the 365 days, irrespective of the weather. And accordingly, we have to make provision for storing our biomass also. That is one thing we have to think. And secondly, from that part, that now I am telling that how once it is a regulated market, now you are competing for fuel with the regulated market. So putting up any rate in the market is not going to serve the purpose. And that was the purpose of ours. In Samarth Mission, we published a benchmark rate. So that what happens, that is a sort of regulation creeps in. And of course, NTPC started, DVC started, but not all the power plants have started in the regulation way. But question is that in case the regulated things don't happen, then this industry will die in early deaths. Then other way around is that please don't increase the cost. Have the cost cutting measure in your place and go ahead. And last but not the least, I am telling the only way to survive is that there are people who are supplying anything and everything under the garb of pellets. So what is happening that I was receiving also those pellets at our power plants, and we are having lot of complaints, lot of rejection,
and lot of unfair practices also there in the plants. At the same time, sometimes you people are also being rubbed in the wrong direction and you are being treated unfair. Many of your payments are getting held up. So ultimately, this is not a healthy market to which you are entering, because still, yeah, I told you the supply demand equilibrium is still setting up. So question is, the need of the hour for our industry is to move towards the regulation. The first and foremost point for regulation is that let us standardize our product. Let there be a body which will standardize your, because already IS codes are in place. Through BIS, we got it done. Now those IS codes are to be implemented so that whatever products you are supplying, they have to stand the test of time, that every time when you test it, they should pass. It should not happen that 3 trucks pass and 1 truck is having all mud or something like that. It should not happen like that. So what happens, this adulteration business, whatever you are telling, these are short term. In the long term, either you will kill the industry or at least you'll kill yourself. So let us be very clear that ultimately only ethical business survive and any other mode of business do not survive. You can see, read any corporate story and you can understand from there. Though you people are doing in a miniature scale of this business, but that doesn't mean that it doesn't apply. The law holds good for everybody. So with this, I would say that whatever are the topics for the challenges ahead, Miss, I can only see, my vision is that until unless we standardize and we get into a regulated mode, this industry is not going to now grow further in leaps and bounds. But that is what my thinking is. And with this, I would request Mr. Aman to please moderate and take the session forward. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for the wonderful context setting. I think that is a good, context for taking this webinar forward. So the webinar flow is that each speaker will get 8 to 10 minutes of time to share their views, and I'll be asking a few questions on behalf of the community to them. And secondly, there'll be few questions which will, in the end, I will ask to all the speakers, like which are common to all the speakers. And in the end, we will have a question and answer session for the audience. I would request, if you have any question, please type in the chat box. आप अपने chat box में type कर दीजिएगा, so that I can take relevant questions to the speakers. So let us welcome our first speaker of the day, Mr. Dharmesh Kumar Kewat from Samarth Mission. Dharmesh ji, are you Hello. online? Yeah, am I audible? मेरी आवाज आ रही है अमन जी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। आपका शायद वीडियो ऑन है सर, ऑफ है? मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। बाकी सब आपको पहचानते ही है, तो उसमें तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब तो thank you, Dharmesh ji, to be agreed to be a speaker of our webinar. So Dharmesh Kumar Kewat ji is a clean energy professional with over 10 years of experience in sustainability, biomass, renewable energy, and power sector strategy. He is currently serving as an executive with NTPC Limited and National Biomass Ministry of Power, and he works on policy implementation, stakeholder engagement, and market development for India's bioenergy transition. His expertise spans biomass co-firing, waste to energy, ESG, sustainable finance, project management, and energy efficiency, with strong experience in engaging multilateral agencies, industry groups, regulators, and state governments. Dharmesh ji has been invited speaker at leading international forums and has authored multiple papers on biomass policy, torrefied pellets, market potential, which are published by NTPC's Indian Power Station conferences. His passion lies in building sustainable biomass markets, empowering stakeholders, and driving India's transition towards clean and secure energy. Dharmesh ji, we welcome you to the webinar and would actually like you to enable us with your knowledge and empower us with your knowledge about the policy, because policy is something which gives direction for any change maker. If the policy would not have been in place, there will be no change. I've been in this industry for last 13, 14 years. I know with the policy what kind of thrust has given to this industry. So I request you, sir, are you making a presentation, Dharmesh ji? Yes, yes, yes. Kindly, सबसे पहले सभी Anamika ji, sir को co-host right दे दीजिए if you have not given already. He has been given already. Okay, sir, please share a presentation and kindly. Sure, sure. तो अमन जी, सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा एफजी टीम को, और नमस्कार सर, उपाध्याय सर को भी नमस्कार। एज
सर को सुना, काफी अच्छा लगा, काफी समय बाद हम लोग को इंटरेक्शन हुआ। सो once again I would like to thank you all, the ISG team as well as the all participants who are there for the today's discussion and kind of awesome। तो अमन जी, हम आगे बढ़ने से पहले हम एक जस्ट एक बात करेंगे। नो डाउट है मेरी बहुत सारी बात रिपीटेटिव होंगी, जो आई थिंक सभी लोग को नोन होगी, बट एक आई थिंक मैं कंप्रेहेंसिव बात को रखूंगा कि क्या मिशन है, क्या इसका लॉन्ग टर्म इसका विजन है। तो सॉर्ट ऑफ हम वहाँ वहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू टू अवर को स्पीकर्स ऑल्सो। एंड हम आशा करते हैं कि हमारा डिस्कशन काफी इंसाइटफुल रहेगा और हम इसमें काफी कुछ चीजें सीखेंगे। सॉर्ट ऑफ हमें भी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा कि इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या है। वी आर नो डाउट इन रेगुलर टच विद ऑल काइंड ऑफ मशीनरी सप्लायर्स एज वेल एज द पैलेट मैन्युफैक्चरर्स। सो अलॉन्ग विद दैट हम सब आपको सुनने के लिए हैं, और जो हमारे पास है वो हम आपको भी बोलते हैं। इन शॉर्ट कुछ रिपीट इन्फॉर्मेशन होगी तो प्लीज आई थिंक उसके लिए थोड़ा हमें अलाउ करिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ। होप सो मेरी स्क्रीन आ रही होगी आपको। सर आपकी स्क्रीन विजिबल है अब। ठीक है सर। तो समर्थ मिशन क्या है ये सारा सभी को मालूम, बट समर्थ मिशन के साथ साथ इसमें और हम सबसे पहले जो हमारा एजेंडा है, जिसमें हम थोड़ा, मैंने कुछ 10-15 स्लाइड्स ऐसी बना रखी है, बट उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा ओवरऑल कंप्रेहेंसिव मिशन के बारे में जानकारी है, पैलेट्स के बारे में है, फिर पॉलिसीज क्या है, सॉर्ट ऑफ हम इस पर डिस्कशन होंगे। तो उससे पहले नो डाउट है जो अपना होल डिस्कशन से किसको लेकर हम डील कर रहे हैं, बायोमास को। तो बायोमास पे ही पूरा हमारा इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म्स के विजन को लेके और जो पोटेंशियल को टैप करने के लिए। तो ऑल वी नो कि दिस इज अ कार्बन न्यूट्रल। और कार्बन न्यूट्रल कैसे है, ये सारा आई थिंक मैं रिपीट करता हूँ कि ये ओवरऑल ऐसा है प्रोडक्ट कि जो आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और जब ग्रोन हो जाता है तो उसको हम कल्टीवेट करके हार्वेस्ट करके जो भी उसका वेस्ट है उसको हम रीयूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द सॉलिड लिक्विड गैस। तो बायोमास से हम कुछ सेट ऑफ एनर्जी फ्यूल्स बना सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, हम चाहे बात करें, चाहे फिर गैसेस फ्यूल में बात करें, चाहे लिक्विड फॉर्म में बात करें। So majorly the Samarth mission right now is focused about the potential use of the solid biomass, means solid agriculture waste। तो इसका हम यूजेस नो डाउट है कि एक हमारा क्या बोलते हैं जीएचजी रिडक्शन में और जो हमारी कोल डिपेंडेंसी है, और सॉर्ट ऑफ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन फार्मर्स को देता है। और ये न्यूट्रल है, मतलब एक सिंगल सी लाइन है कि ये मिट्टी से ही होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। जो इसका ओवरऑल साइकिल है वो हार्डली आपका 3 to 4 मंथ्स का होता है। मीनवाइल हम अगर कोल की बात करें विद रिस्पेक्ट टू कोल, तो इसमें करीब आपको मिलियन ऑफ ईयर्स इसका फॉर्मेशन में लग जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से इसको एज अ रिन्यूएबल पार्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के सेंस में इसको कंसीडर किया गया है। होप सो एम आई ऑडिबल? हेलो। सर आप ऑडिबल है, थोड़ी सी आपकी वॉल्यूम मुझे हल्की सी कम लग रही है, अगर माइक्रोफोन प्लीज। नाउ इट इज। हेलो। हाँ जी, इट्स बेटर देन बिफोर। ठीक है। माइक्रोफोन को अपने पास ले आओ, थोड़ा पास ले आओ। यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे बोला बायोमास हमारा कार्बन न्यूट्रल है, तो इसको जो हम इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए मिनिस्ट्री ने 2021 में एक पॉलिसी फॉर्मेशन किया। और पॉलिसी के अंदर में जो 2021 से हमारा इनिशिएटिव चल रहा है समर्थ मिशन, तो इसमें बहुत सारे सॉर्ट ऑफ एक्शंस हुए जो मार्केट डायनेमिक्स को समझा और सॉर्ट ऑफ बायोमास को भी और डीप डाइव करते हुए, और जो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए हैं। तो इस सारी चीजों को कौन कंप्रेहेंसिवली डील करेगा, इसके लिए एक मिशन फॉर्मेशन हुआ है, इसका नाम है समर्थ मिशन। इन शॉर्ट, मतलब इन फुल फॉर्म, सस्टेनेबल एग्रीरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट, जिसको हम इन शॉर्ट समर्थ मिशन कहते हैं। So the overall objective of this mission is to increase the share of carbon neutral power generations in coal-based plants, develop a biomass supply chain ecosystem जिसमें कलेक्शन, एग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज सारा चीज इसमें आ जाता है। और नो डाउट है कि कोई भी चीज हम नहीं इंट्रोड्यूस करते तो उसमें बहुत सारे स्कोप रहते हैं जो अनहिडन और हिडन चीजें हैं, तो उसको फुल फ्लैज में हम पुट ऑन कर सके। तो इसमें बहुत सारे R&D भी और सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को लाइन अप करने के लिए। अभी मिशन का कई लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो किसी सिंगल प्लांट से भी हो सकता है, तो बट लेकिन नो डाउट है कि इसका लॉन्ग टर्म विजन है जो ये समर्थ मिशन रोल प्ले करता है एनर्जी सिक्योरिटी पार्ट में। नो डाउट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड जॉब क्रिएशन एंड रूरल डेवलपमेंट भी आपको हैंड होल्डिंग्स बनती है इसमें। ओवरऑल जो मिशन है आपका, मिशन हमारा 3 टायर स्ट्रक्चर्स में है। सबसे पहले हमारी जो मिशन को रेगुलेट करता है, वो पूरा मॉनिटर हैंडलिंग करता है, दैट इज द स्टीयरिंग कमेटी। जो स्टीयरिंग कमेटी हमारी हेड हो रही है वो डायरेक्टली पावर सेक्रेटरीज को हैंडल करते हैं। मीनवाइल हमारे सेकंड उसमें लेयर में आ जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो इसको मेंबर थर्मल हमारे इसको मॉडरेट करते हैं। थर्ड में हमारे आ जाते हैं मिशन डायरेक्टर साहब, जो अभी करंटली हमारे एक्स मिशन डायरेक्टर सतीश उपाध्याय सर भी है साथ में, और अभी हमारे न्यू मिशन डायरेक्टर मिस्टर अनिल बावेजा जी, तो रिसेंटली। तो हम लोग, और अलॉन्ग विद दैट द वी हैविंग 5 सब ग्रुप। पांचों सब ग्रुप्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस है रिगार्डिंग सप्लाई चेन की बात करें,
चाहे हम रिसर्च को जो भी बायोमास की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, और हम चाहे फिर बात करें कि कौन सी लैब्स होनी चाहिए, कहाँ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और बहुत सारी नो डाउट है क्योंकि हमारे तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। फार्मर्स हैं, सेकंड फेज में हमारे पायलट मैन्युफैक्चरर्स हैं, थर्ड फेज में हमारे पावर प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ में ओवरऑल में कहीं ना कहीं इन बिटवीन में ट्रांजेक्शन में आपको रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, लाइजिंग, बहुत सारी चीजें से आपको सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेटली डील करनी होती है। तो ये सारे सॉर्ट ऑफ इश्यूज को डील करने के लिए हमारा सब ग्रुप 5 है। तो गोइंग अहेड, हम जो बायोमास प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो आप इसमें हमारी इमेज में देख सकते हो जो कंप्लीट साइकिल इसमें काम करती है कि आपका ऑन फील्ड जब फिर से आपका कटिंग रिकिंग होने के बाद इसको बेल्ट बनाते हैं। और बेल्ट बनाने का फायदा होता है कि आप लॉन्ग टर्म इसको काफी लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोरेज अच्छा कर पाते हैं, और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में आप इसको यूज कर पाते हैं। देन फर्दर जो आपकी प्रोसेस है, जो इसमें जैसे आप कन्वर्जन करते हैं बेस्ट टू इनटू पैलेट, वो आपकी नजर पे आपका प्रोसेसिंग पैलेटाइजिंग, देन फर्दर ये पैलेटाइज होने के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट होकर पावर प्लांट पे जाते हैं। यहाँ पे फीड होने के बाद फाइनली पावर जनरेशन से हम ऐसे ग्रीन पावर को यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं बायोमास को फायरिंग। तो बायोमास को फायरिंग अगर हम नेशनली देखें या इंटरनेशनली देखें तो ये तीन तरीके ही ज्यादातर यूसेज में होते हैं। जैसे हम डायरेक्ट कंबशन की बात करें, फिर है कि डायरेक्ट कंबशन में कि आप कोयले के साथ ही बायोमास को मिक्स करके जलाते हैं, जो हमारा अभी इंडिया कंटेक्स में ये हम इस मेथड से थ्रू हम को फायरिंग कर रहे हैं। मीनवाइल एक होता है इनडायरेक्ट कंबशन, जिसमें हम साइड बाई साइड से उसको बायोमास को कंबशन करके जो उसकी स्टीम फॉर्मेशन या जो भी एनर्जी फॉर्मेशन हम सेकंड बॉयलर में पास ऑन करके इसमें इंडायरेक्ट को कंबशन होता है। तीसरा होता है आपका पैरेलल को कंबशन, जिसमें हम सेपरेट ही बॉयलर रहता है, उसमें हम बायोमास को अलग फायर करते हैं और आपका कोल को अलग फायर करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द हम जैसे बात करते हैं को फायरिंग, तो हमारे इंडिया में ये डायरेक्ट को कंबशन का मेथोडोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं तो अभी हमें मालूम है जैसे कि अभी गवर्नमेंट का मैंडेट है 5% का, और अभी करंट FY में, करंट फाइनेंशियल में हमारा 7% और बायोमास को फायरिंग का है। तो हम इसमें एक चीज और सभी जैसे नो डाउट है हमारे आई थिंक में मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इज फ्रॉम द पैलेट इंडस्ट्री, बट है कि फिर भी फॉर सच इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर कि हमको ये भी जानना है कि आपका हु इज योर बायर, और उस बायर के पास मतलब एज अ पावर प्लांट उसके पास कौन सा सेट ऑफ बॉयलर्स है, उसके तो कौन सा फ्यूल सुटेबल होता है। तो समटाइम्स पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपली सेइंग यार ये तो ब्रिकेट नहीं जला रहा है, ये लूज भी जला रहा है। तो जस्ट फॉर द दैट क्लियरिटी आई एम जस्ट पुटिंग ऑन, देयर आर मेजोरिटी थ्री काइंड ऑफ बॉयलर्स। वन इज अ स्टोकर फायर्ड बॉयलर, another is a pulverized fuel boiler, and the another third category is a FBC boiler। जिसमें हम FBC की बात करें तो दो बॉयलर्स आ जाते हैं आपके, एक FBC बॉयलर्स होता है, एक CFBC बॉयलर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इन बॉयलर्स में कोल को क्रश किया जाता है हार्डली 10 to 20 30 mm। तो इसमें उसके साथ आप फीडिंग कर सकते हैं। और जो पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर्स होते हैं, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर सेकंड कैटेगरी, मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ। तो ये पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर्स में क्या होता है, जो कोल को क्रश किया जाता है वो बिल्कुल आप समझिए जो टेल्कम पाउडर है उसके इक्विवेलेंट इसको लेके आया जाता है, देन इट इज बीइंग फायर्ड इन द फर्नेस। कि इस वाले बॉलर्स में अभी जो हमारे 80% ऑफ द बॉलर्स हैं वो ये पल्वराइज्ड फ्यूल बॉलर्स हैं। मीनवाइल जो स्टोकर फाइड बॉलर्स देखेंगे तो ये आप उधर बॉलर देखेंगे जहाँ पे 100% बायोमास जलता है बेल्ट के फॉर्म में। बेल्ट को डिबेल करके आप उसको लूज फॉर्म में जला सकते हैं, जो हल्के से आपको सिर्फ शेडिंग की जरूरत पड़ती है। बट अभी हम जो मेजोरिटी ऑफ डिस्कशन हमारा है वो पल्वराइज्ड फ्यूल बॉलर है, तो फायरिंग हम इसकी लेकर बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें इसको फायरिंग में लेके, अगर हम फायरिंग तो करना है बट उसके लिए हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द फीड स्टॉक कितनी है, तो जस्ट हम जस्ट और एक कंप्रेहेंसिव फिगर है जो हमारा असेसमेंट हुआ हुआ था आस्की की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे। तो अराउंड करीब हमारे पास 774 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का मतलब क्रॉप जनरेशन होता है, जिसमें अराउंड करीब 754 मिलियन मेट्रिक टन का मतलब बायोमास जनरेट होता है। आउट ऑफ विच अराउंड 228.49 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का सरप्लस बायोमास रह जाता है। और हम बात करें हमारी 5% की जो रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हमको जानना जरूरी है कि कितने कोल बेस्ड प्लांट है इंडिया में। तो अभी हमारे जो रेंज है वो करीब 210 गीगावाट के आसपास हमारे कोल बेस्ड प्लांट है। और हम इसकी 5% की ही रिक्वायरमेंट की बात करें, अभी तो जैसे करंट FY में हमारा 7% का को फायरिंग टारगेट है, बट मीन भाई हम 5% की ही बात करें तो करीब अगर हम बात करें तो 38.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हमारे को चाहिए। और हम पर डे के बेसिस पे बात करें तो अराउंड हमको 1 लाख टन पर डे चाहिए बायोमास पैलेट टू मेक अ और टू मीट द दिस 5% डिमांड ऑफ द बायोमास पैलेट। तो ये जो ओवरऑल डिमांड में बात करूँ ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अगर हम बात करें किस स्टेट में कितनी है, किस में ज्यादा पोटेंशियल है, तो आप ये MNRE का एक नीबे का एटलस है, आप वहाँ जाके भी ये पूरा कंप्लीट एटलस को स्टेट वाइज भी थॉरली देख सकते हैं, जिस हमने एक स्नैपशॉट यहाँ पे रख रखा है। तो अगर हम बात करें कि इस स्टेट के पास सबसे ज्यादा बायोमास है, किसके पास मतलब एक हमने डिक्रीमेंट ऑर्डर में ले रखा है, तो हमारे दिखते सबसे पहले हमारे पास पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट सबसे आगे आते हैं जिसमें बायोमास की अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पे वो सेकंड पार्ट हो जाता है कि स्टेबल बर्निंग किसमें ज्यादा होती है, वो सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है, बट दिस इज द ओवरऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ द बायोमास डिफरेंट। और हम 7% की जब बात करते हैं तो हमारे को कम से कम चाहिए 48.63 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और हम TPD के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 1,77,600, मतलब
मोटा मोटा आपको 1.77 टी का बायोमास पैलेट चाहिए। तो हमने कुछ थोड़ा पुराना डाटा है, बट इवन दो आई थिंक इट वुड सर्व द पर्पस। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन जैसे एक पॉलिसी का इंटरवेंशन हुआ, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक थोड़ा उसमें एड ऑन है। नॉट वी आर ओनली द सिंगल प्लेस हु मेक द रिडक्शन ऑफ दिस stubble burning, but meanwhile this Samarth mission also one of the kind of supportive aid to for the reduction of this stubble burning issue. तो हम इसको जैसे जलाने की बजाय इसको हम ऐसा पैलेटाइज करके और पावर प्लांट यूज करते थे, एक बहुत अच्छा हम एक अपॉर्चुनिटी यूज देखते हैं इसके लिए। अब इन जनरल हम बात करते हैं जो पैलेटाइजेशन का प्रोसेस है, तो ये हम यहाँ पे जस्ट एक हमने 4 मेजर मेजर इक्विपमेंट दिखा रखे हैं। इन बिटवीन नो डाउट है डिफरेंट सेट ऑफ द इक्विपमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम फार्म फील्ड से अपना जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यूज लेके आते हैं, हम उसको चिपिंग ग्राइंडिंग करने के बाद उसको फिर जो अगर हमको मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा मिलता है तो हम उसको फिर एक ड्राइंग भी करते हैं। तो ड्राइंग करने के भी 2-3 आपके सेट ऑफ अरेंजमेंट्स है। इन जनरल फ्लैश ड्रायर है, रोटी ड्रम ड्रायर है, और आपको नहीं भी अगर ड्राइंग की जरूरत हो तो आप उसको सन ड्राई करके भी आगे गो अहेड कर सकते हैं। अब जो इसमें मेजर चीज है हैमर मिल, जो हमारे को सभी लोग आई थिंक इसको इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, जो भी अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना चाह रहे हैं, दे विल गो विद दिस हैमरिंग सिस्टम। बिकॉज हमारे को जो पार्टिकल साइज चाहिए पैलेट वो बिलो 3 mm चाहिए, जिसमें कई लोग इसको बाईपास करते हैं या इसमें इतना अपने स्ट्रेस नहीं देते इस प्रोसेस में, तो उसमें उनका पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आता है। बस दे आर सिंपली लुकिंग द आउटसाइड ऑफ द डायमीटर ऑफ द, बट इवन दो द पार्ट ऑफ द पार्टिकल साइज, दैट पार्ट आल्सो आई थिंक मैन्युफैक्चर शुड टेक केयर। एंड देन फाइनली आपके पास जो सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मशीन है जिसमें ये ब्रिकेट मशीन है। तो कई लोग इसी ब्रिकेट को थोड़ा और मॉडिफाई करके, जिसको इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको कॉम्बो मशीन के फॉर्म में लेकर आए, जिसमें सिर्फ सिंपली दे आर चेंजिंग द डाई। समवन सेइंग समथिंग। हेलो। एक बार उनको बोल दो, अरविंद जी को बोल दो। आनंद जी। हेलो। Yes, sir, please हम्म। continue. तो ये आप एक देख सकते हैं, तो ये पैलेट मिल हमारा जो मेजर इक्विपमेंट हो जाता है ओवरऑल आपका प्रोसेस में, कन्वर्जन में, एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू द पैलेट फॉर्म। तो हम बात करते हैं, जब हमने पैलेट बना लिया तो पैलेट भी क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, क्या उसका स्टैंडर्ड है, मिनिमम जो पावर प्लांट्स पूछते हैं। तो हम जैसे अभी एज अ समर्थ मिशन वी आर प्रोमोटिंग ओनली द एग्रीकल्चर वेस्ट बायोमास पैलेट्स ओनली। वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनी वुड वेस्ट पैलेट्स, so that is would not be accepted by the power plants। अब हम बात करें तो बेस मटेरियल आपका एग्रीकल्चर रेसिड्यू होना चाहिए। डायमीटर आपका 25 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 mm से 25 mm तक के बीच को हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं। एंड आफ्टर बियॉन्ड दैट वो ब्रिकेट कैटेगरी में काउंट होगा। और अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो आपको 35 mm से ज्यादा नहीं चाहिए। हम बल्क डेंसिटी की बात करें तो 600 के आसपास नहीं हो, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए। फाइन्स हम बात करें तो आपके जो टोटल वेट ऑफ द व्हीकल या गाड़ी जो है तो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो मॉइस्चर की बात करें तो बिलो 14% चाहिए आपका। अगर हम नॉन टॉरिफाइड की बात करें, और नॉन टॉरिफाइड टॉरिफाइड क्या है, मैं इसमें थोड़ा आगे डिस्कशन करूंगा। तो नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स की जो एक मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम है कि आपका 2800 से 4000 जीसीबी के बीच आपका रेंज होना चाहिए। टॉरिफाइड पैलेट्स की बात करें तो हम 3400 से 5000 की बात करते हैं। तो आपका इसमें जो एच है वो बिलो आपका और इक्विवेलेंट टू 50। तो ये आप ये देख सकते हैं कि कॉर्न स्टॉक्स है, बुशेस है, ग्रास है, लीव्स है, कॉर्न कॉप्स है, राइस है, तो ये वीट वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपसे जैसे बोला कि टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड क्या है, तो अब हम बात करें कि जैसे आपको सबसे पहले है कि आपका बायर कौन है, कौन सा पावर प्लांट है, किसको क्या चाहिए, तो वो सारा सॉर्ट ऑफ इसमें है आई थिंक। मैं इसमें बताता हूँ पावर प्लांट्स में 3 तरीके का मिलिंग सिस्टम होता है जिसमें हम जब पल्वराइज फ्यूल बॉयलर्स की बात करें तो उसमें एक पावर प्लांट है जिनके पास बाउल मिल होते हैं, सेकंड पावर प्लांट जिनके पास बॉल एंड ट्यूब है, एंड थर्ड पावर प्लांट जिसके पास बॉल एंड रेस मिल्स होती है। तो जो एज पर पॉलिसी की हम बात करें तो उसमें बॉल एंड ट्यूब एंड बॉल एंड रेस मिल्स वालों प्लांट्स को टॉरिफाइड पैलेट चाहिए, और नॉन टॉरिफाइड चाहिए एज पर पॉलिसी जिनके पास बाउल मिल है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें 210 गीगावाट प्लांट्स है हमारे पास तो इंडिया में, तो उसमें अराउंड 80% ऑफ पावर प्लांट्स है जिनके पास बाउल मिल है। तो मेजोरिटी ऑफ द अभी जो डिमांड है अगर एज पर पॉलिसी में जाए तो नॉन टॉरिफाइड की जाता है, और टॉरिफाइड का अभी परसेंटेज शेयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपनी उतनी मॉडरेट नहीं है, अभी नेसेंट फेज पे हमारा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। बट अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करें तो टॉरिफाइड वुड बी द फ्यूचर। सो अभी हम एक जस्ट एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि नॉन टॉरिफाइड में एक हायर मॉइस्चर कंटेंट होने का रहता है, मीनवाइल क्योंकि अपना हाइड्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है टॉरिफाइड। तो इसमें लोअर मॉइस्चर रहता है, लोअर हीटिंग वैल्यू एंड एनर्जी है, इसमें हाई हीटिंग वैल्यू एंड एनर्जी डेंसिटी है, ये जल्दी डिग्रेडेड होने का चांस रहता है, जबकि टॉरिफाइड आपका लो डिग्रेडेशन होता है। और इसकी ग्राइंडेबिलिटी बात करें तो एक फाइब्रस नेचर है, तो जब इसका हम टॉरिफाई कर देते हैं तो इसको बेटर ग्राइंडेबिलिटी आ जाती है। और इसमें नॉन टॉरिफाइड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है और इसमें मोर यूनिफॉर्म आपको प्रॉपर्टीज मिलती है, मतलब एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो
इसलिए हम मैं आपसे और सभी आई थिंक अंडरस्टूड है कि टॉरिफाइड वुड बी द फ्यूचर। टॉरिफिकेशन इज इज सिंपल प्रोसेस जहाँ पे आप एक रॉ बायोमास को टॉरिफाई कर देते हैं और रोस्टिंग कर देते हैं इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द क्लोज चैम्बर। तो इसमें कोई ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं, बट इवन तो इसको मेच्योर होने में, क्योंकि इसका जो ड्यूरिंग द टॉरिफिकेशन गैस फॉर्मेशन होता है, जो उसका टार फॉर्मेशन होता है, उसको हैंडलिंग के लिए डिफरेंट सेट ऑफ द टेक्नोलॉजीज आर देयर इन द मार्केट। तो उसमें नो डाउट मेनी न्यू कमर्स और द न्यू टेक्नोलॉजी पीपल्स आर कमिंग फॉरवर्ड, तो इसको हैंडल करने के लिए। अब हम बात करें जो ओवरऑल पायलट हम सिस्टम्स की बात करें, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एमएसएमई के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर भी हम इसमें आप 60-70-90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिल जाती है। फिर एक है कि आपको लोन वगैरह की बात करें तो पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर में आप लोन्स वगैरह एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, जिसमें आपको बेलर्स और एग्रीगेशन मशीन से आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। आप प्राइवेट मशीन के लिए बात करें तो एक एमएनआरई का ऑन गोइंग स्कीम्स है जो समर्थ सपोर्टेड है, तो जिसमें आपको नॉन टर्फाइड पैलेट प्लांट लगाने के लिए अराउंड आपको 21 लाख रुपीज पर टीपीएच मिलता है, जो मैक्सिमम 5 टीपीएच के प्लांट के लिए 1 करोड़ 5 लाख मिलता है। टॉरिफाइड प्लांट्स की हम बात करें तो उसमें करीब 42 लाख रुपीज पर टीपीएच मिलता है, जो मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख के आसपास आपको इसमें सेंक्शन होता है। और हम नेक्स्ट बात करें इन द सेम फैशन, द सीपीसीबी इज आल्सो ग्रांटिंग द स्कीम, बट दिस सीपीसीबी स्कीम इज एप्लीकेबल टू फॉर द एनसीआर रीजन ओनली। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो भी प्लांट अगर हरियाणा पंजाब में लगा रहा है तो ये सीपीसीबी स्कीम का ग्रांट ले सकता है। जिसमें थोड़ा फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो इसमें 21 लाख रुपए मिलता है एमएनआरई की स्कीम में, इसमें आपको मिलता है 28 लाख रुपए पर टीपीएच। द सेम कंडीशन इसमें भी 5 टीपीएच के लिए प्लांट मिलता है। और अगर आप टॉरिफाइड प्लांट लगाते हैं तो इसमें आपको 58 लाख रुपीज पर टीपीएच मिलता है। हम एक जस्ट एक बात करते हैं, एक जस्ट एक ऑल इंडिया ट्रेंड है बायोमास कंजम्पशन का, तो आप देख सकते हैं नो डाउट है रेनी सीजन इम्पैक्ट करता ही है। तो हाल में हमने देखिए प्रीवियस में हमारा को फायरिंग ट्रेंड डे था, लास्ट ईयर में हमारा को फायरिंग ट्रेंड डे था, और अभी भी नो डाउट है कि जुलाई अगस्त में डिक्लाइनिंग होता है ड्यू टू द रेनी सीजन। और हम बात करें एक ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस की बात करें तो हम देखिए जब हमने शुरू किया था तो हमारा हार्डली 3000 जला था, बट 21-22 में हमारा 40,000 के आसपास कंजम्पशन हुआ था, जो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब आपका 16 लाख के आसपास हो चुका था। और अभी हम देखते हैं सिर्फ लास्ट 4 महीने में, तो लास्ट 4 महीने में हम करीब 9 लाख से ऊपर का कंजम्पशन कर चुके हैं, 9.30 लाख मैट्रिक टन। और ये आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे आप, तो लेफ्ट साइड में ये ऑल इंडिया मैप है, जो इसमें करीब अराउंड 71 नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बायोमास को फायरिंग कर चुके हैं, जिसमें 90 नंबर ऑफ द टीपीपी आर फ्रॉम द एनटीपीसी ओनली, अदर फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस सेट ऑफ द पीपल आर देयर। अब ये पॉलिसीज के बेनिफिट्स क्या है पावर प्लांट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इनके लिए नो डाउट है कि एक बहुत अच्छा हैंडी सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपका नो मेजर चेंजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए बिना आप एक क्लीन एनर्जी का एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें और इसमें कि आपकी नो डाउट है कि जब बायोमास यूज करेंगे तो आपका कोल कंजम्पशन भी कम होंगे, तो उस पार्ट में आपकी डिपेंडेबिलिटी कम होती है, और कार्बन फुटप्रिंट्स भी है। और ये अगर आप बायोमास को फायरिंग करते हैं तो ये डेफिनेटली जो भी पावर जनरेट होती है तो इससे आपके आरपीयू जो रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन है उसको भी मीट कर सकते हैं। फिर बात करें अगर हम पायलट मैन्युफैक्चर की पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी न्यू लिक्विडेटिव बिजनेस। अभी कोई भी बिजनेस में अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता है, तो लाइक वाइज तो अभी हमारा जो डिमांड सप्लाई का हायर गैप है, अभी हम बात करें तो इंडिया में करीब 1 लाख टन पर डे का बायोमास पायलट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हार्डली आपके पास 20-25 थाउजेंड टन पर डे की बायोमास पायलट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो अराउंड 75 टीपीडी का अभी भी मार्केट गैप है। बट द रीजन बिहाइंड दैट कि अभी इतना क्यों गैप है और क्यों बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। जैसे हमारे मिशन डायरेक्टर साहब ने भी बोला कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, डिमांड का थोड़ा शेयर होना कम जरूरी है, साथ साथ में वो क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मीट करनी जरूरी है। तो ये सॉर्ट ऑफ है वो भी टाइमली इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं। तो इसके साथ ही ये डिमांड सप्लाई का गैप भी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हम फार्मर्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये नो डाउट है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से एक न्यू स्टार्टअप्स भी लिए हैं कई लोगों ने और ले सकते हैं और भी। और डेफिनेटली अगर आप इसको नहीं ऑन फील्ड बर्न करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव रहती है। और डेफिनेटली आपके जैसे लैंड क्लियर करने के लिए लोग स्टबल बर्निंग करते हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो वो उससे भी आप बचते हैं, आपकी लैंड क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी कलेक्शन और कलेक्टर जो एग्रीगेटर्स आते हैं वो आपकी फील्ड विदाउट एनी कॉस्ट चार्ज आपको चार्ज कर के आपको अवेलेबल करा देते हैं। आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे समर्थ मिशन पे ऑन टाइम ऑल टाइम अवेलेबल है। तो आप जिसमें ये सारे आप ही लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट क्रिएट करी गई है, जिसमें भी आपको पावर प्लांट का डेटाबेस चाहिए कि कहाँ पावर प्लांट है,
कौन से पावर प्लांट से कहाँ टेंडर्स आते हैं, तो वो लिस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स लिस्ट भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। फिर न्यू वेंडर्स है तो अपनी विजिबिलिटी के लिए अपने यहाँ पे आप वेंडर एनरोलमेंट कर सकते हैं। वेंडर दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेंडर रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टू know the people कि you are the supplier and you could make a supply to such quantity at XYZ location. And even the whatever the policies and timely reformation of any activities would be there in the website. And also add on one thing that what is the current status of the biomass consumption in all India status versus the NCR. So that the format is also being updated in the timely manner in the website. And so we have also made kind of one of the Samarth Mission WhatsApp channel for the live updates, because the people are used to do in the daily basis or the each every minute to check their WhatsApp. So people can join their the WhatsApp channel, so where we have the updates regarding the policies and the opportunity, any live tenders is there. So people could know about those things. So this is all from my side. Thank you. और कुछ डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली हम इसको थैंक और यू आगे बढ़ाते हैं। धर्मेश जी। इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्रेशर कोर्स। काफी लोग ऐसे हैं हमारे आज के अटेंडेंस में जिन जो लोग प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं या अभी उनका सेटअप हो रहा है। आई थिंक उनको काफी नॉलेज मिलेगी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड। जिन लोगों को अभी भी कुछ चीज़ों का डाउट है तो दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी पुट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं फ्यूचर में इफ यू मिस आउट ऑन सर्टेन पॉइंट्स। तो सर धर्मेश जी, बाकी तो आपने सारी चीजें खुद ही आंसर कर दी हैं। आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क यू। What according to you, because you have been part of, I think, Samarth Mission for quite some long time, and now you understand it to an extent that most of the people, are in touch with you. What future policy interventions are you looking कि वो कुछ ऐसी फ्यूचर पॉलिसी में हम क्या चेंज कर सकते हैं जैसे इस इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस और जो फ्यूचर चैलेंजेस आ रहे हैं और इसकी ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है। आई वांट आंसर ऑन यू दैट सर। सर देखिए, पॉलिसीज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया टीपीपी। तो मीनवाइल हम देख सकते हैं कि अभी एनसीआर रीजन में काफी एग्रेसिवली को फायरिंग हो रहा है। मीनवाइल रेस्ट ऑफ इंडिया में हम थोड़ा स्लो ऑफ एडॉप्शन देख रहे हैं। तो उसको लेके भी हमारे टाइमली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं मिशन के, जिसमें लोगों को मीन्स कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट फॉर द पैलेट मैन्युफैक्चर, इट इज फॉर द पावर प्लांट्स ऑल्सो। क्योंकि पीपल एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अभी तो 4 साल हो गए हैं मिशन को फॉर्मेशन होते हैं, बट इवन दो उसको और भी डेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग उसके लिए ऑनलाइन और फिजिकल प्रोग्राम दोनों कर रहे हैं, जिसमें पावर प्लांट्स को इसमें वेल क्लेरिफाई किया जाता है कि हाउ दे कुड इम्प्लीमेंट द बायोमास प्रोफाइलिंग इन देयर टीपीपी। तो आई थिंक ये थोड़ा जो सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये बिल्डअप हो रहा है, तो डेफिनेटली अदर रीजन में भी जल्दी से अडॉप्शन होगा। मीनवाइल है कि अभी इसके लिए और थोड़ा फास्ट पेस में हमारी जो स्टेट बॉडीज है उनको भी थोड़ा एक्टिवेट होने का बहुत जरूरत है। ठीक है सर, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, बट मैं अभी आपको टुवर्ड्स द एंड जब क्वेश्चन आंसर आंसर में पूछूंगा, काफी लोगों के टेंडर्स वगैरह को लेके वो है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, थैंक यू धर्मेश जी वंस अगेन, एंड लास्ट में वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो माय नेक्स्ट स्पीकर ऑफ द डे इज सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। Sukhvinder Singh ji is a director at Lehra Fuel Tech Private Limited, and which is one of the earliest and most one of the renowned manufacturers of biomass densification machines and equipments, and they are based out of Ludhiana, Punjab. I think Sukhvinder ji, as सतीश सर ने सर ये बताया कि देखिए क्या चेंजेस देखते हैं, बिकॉज देखिए कहाँ पहले ब्रिकेट थी वो पैलेट में गई, तो हाँ हम जी। पहले हम कहते हैं कि कॉम्बो मशीन्स आई, फिर अब वो रिंग डाई आई है। तो आई थिंक आपने वो पूरा एक जर्नी देखा है। हाँ तो जी। अगले 5-10 साल में आप क्या देखते हैं कि क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट बदलेगी और कैसे आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं। हाँ जी। ठीक है, और आपके हिसाब से क्या है? और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सतीश सर ने सर उठाया है कि क्या जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, काफी लोग नए मशीन मैन्युफैक्चरर्स भी इस इंडस्ट्री में आ गए, काफी कंपटीशन भी आ गया है। तो हाँ आपके जी। हिसाब से क्या स्टैंडर्डाइज ऑफ जो इक्विपमेंट है या मशीनरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको सरकार से जो एजेंसीज है उनका क्या सहयोग चाहिए? आप प्लीज बताइए। चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें सर। हाँ जी। सर, हम 1988 से इस लाइन में हैं और मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने ब्रिक प्लांट मैन्युफैक्चर किए, काफ़ी प्लांट सप्लाई किए। उसके बाद डिमांड आई पैलेट की, तो हमने उसी मशीन को दोनों में ब्रिक और पैलेट के लिए हमने कॉम्बो मॉडल मार्केट में लॉन्च किया। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जो हमारा क्लाइंट है कि जब पैलेट की डिमांड है तो पैलेट सप्लाई कर सकते हैं, और जब ब्रिक की डिमांड है तो ब्रिक सप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे अभी 3-4 साल से पहले तक तो जितने भी हमारे प्लांट है सभी ब्रिकेट के ऊपर चल रहे थे। तो अभी पैलेट के ऊपर जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे क्लाइंट सेम मशीन से बिना कोई और इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से वो उसी मशीन से पैलेट भी सप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि एक तो उनका जो रिंग डाई से खर्चा है वो करीब 50 to 70% के करीब है, क्योंकि जो हमारी मशीनों के जो कॉम्बो मॉडल मशीनें हैं उनके ऊपर जो पावर है वो करीब 40 to 45% लग रही है रिंग डाई से। मेजर बेनिफिट ये है। और दूसरी बात, जो जैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस चीज में होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई फैसिलिटी भी खुद की नहीं है, वो रेट तो दे रहे हैं मशीनों के मार्केट में कि जी हमारी मशीन इतने की है, लेकिन उसको चलाने के बाद ही पता चलता है कि उसमें क्या फॉल्ट आ रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो तो चलाने के बाद पता चलता है। लेकिन जो आगे वाला क्लाइंट पैसे लगा चुका होता है उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रह जाती फिर वापस आने की। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना जी कि जिस प्लांट के ऊपर सब्सिडी देनी है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट से रिकमेंडेड होना चाहिए, और उसकी जो फैसिलिटी है जहां वो मशीनें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका वो पूरा सेटअप एक बार विजिट करने के बाद फिर उसको सर्टिफाई करना चाहिए कि ये जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये इसकी मशीनों के ऊपर हम सब्सिडी देंगे, दूसरी मशीनों के ऊपर सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अ, उसकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर वो ही पूरी नहीं हो पाएगी तो कैसे हो पाएगा। जो उसकी आउटपुट है वो पूरी एक्चुअल आनी चाहिए जितनी वो क्लेम करते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली पेडी स्ट्रॉक के ऊपर एक मशीन का जो नया मॉडल है वो लॉन्च किया है, जिसकी कैपेसिटी 1500 से 2000 केजी पर आवर है पेडी स्ट्रॉक के ऊपर। 16 mm की पैलेट, जो कि एनटीपीसी की जैसे डिमांड है 25 mm के नीचे का माल होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 16 mm की पैलेट है, 1500 से 2000 केजी। हमारे प्लांट में हमने पूरा उसका ट्रायल करने के बाद वो मॉडल लॉन्च किया है, और अभी भी हम जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनको डेमो भी दे रहे हैं। तो इस टाइप से जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको पहले खुद जो भी वो नया मशीन बना के लॉन्च कर रहा है या मशीनरी बना रहे हैं, उनके इन हाउस ये फैसिलिटी चाहिए कि वो उसका डेमो दे सकें, और उसका ट्रायल करने के बाद ही वो लॉन्चिंग होनी चाहिए। मेन तो ये बात आ जाती है जी कि जो भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है वो उसका टोटल उसको ये चाहिए कि ये मेरी मशीनरी इतनी कैपेसिटी की है और उससे प्लस देनी चाहिए, कम नहीं आनी चाहिए। बाकी जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से। सर मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि देखिए मशीन वाले आप थे जब आपने शुरू किया, तो शायद आप शुरू के मैन्युफैक्चरर्स में से हैं। हाँ जी। अब जिस तरह की काफ़ी है, तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि अब ऐसा क्या किया जाए कि आज एक मशीन ए मशीन मैन्युफैक्चर को बी मशीन मैन्युफैक्चर से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। एक ही प्रोडक्ट है, रिंग डाई है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि एक नया यहाँ काफ़ी काफ़ी हमारे मित्र यहाँ पे हैं जो नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं सर, है ना। हाँ जी। ठीक है, वो डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाते हैं, वहां पे सबके अपने स्टॉल होते हैं, हर किसी का अपना मार्केट है, मार्केट की हाँ कोई जी। हाँ प्रॉब्लम की जी। कोई हाँ जी। कंपटीशन नहीं है। हाँ जी। लेकिन एक जो क्या कहते हैं कि एक भाई एक कंपनी जब जब भी कोई मशीन खरीदे, मैं ये कहना पूछना चाहूंगा, जब भी कोई नया एंट्रेंट इस मशीन की खरीदे तो उसको क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, बस आप थोड़ा सा इस पे अगर सर बताएं। मेनली तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर से वो मशीनरी खरीद रहे हैं वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड उसमें ये चाहिए जी कि वो खुद उसने जो मशीनरी मैन्युफैक्चर करी है उसका उन्होंने ट्रायल कभी किया है अपने प्लांट में या नहीं किया, या जो वो मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं हर एक मशीन का वो ट्रायल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद जो कैपेसिटी है वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है या उसकी सिर्फ जो पेपरों में मेंशन करते हैं कि जी ये इतनी कैपेसिटी की है, इतनी कैपेसिटी की है, वो चीज कंपेयर करनी चाहिए। और अपनी मशीन उठाने से पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर से वो उनको बोलें कि जी जो आपके नॉमिनल चार्ज है वो हम पे करेंगे, आप हमें हमारी मशीन के ऊपर ये हमारा रॉ मटेरियल है, इतनी कैपेसिटी हमें निकाल के दीजिए। ये ठीक है चीज सर, जरूर होनी चाहिए। एक मेरा बस यही क्वेश्चन है कि अभी टॉरिफिकेशन की बात चल रही है, हाँ जी। लेकिन आपने धर्मेश जी की प्रेजेंटेशन भी देखी और काफी हाँ जी। लगता है कि नेक्स्ट एरिया ऑफ ग्रोथ वही है। तो हाँ क्या जी। आपकी कंपनी उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रही है हाँ जी सर, टॉरिफिकेशन? प्लानिंग कर रहे हैं हम भी। जो टॉरिफिकेशन के लिए जो सिस्टम है
उसका हमारा अंडर प्रोसेस है। वो 3 या 4 या 5 महीने, हो सकता है कि 6 महीने के अंदर हम उसको भी लॉन्च करेंगे। पहले उसका ट्रायल करके अपने प्लांट में डेमो करके सभी को बोलेंगे कि जी हमारे प्लांट में आप चलता हुआ देखिए, उसके बाद हमें ऑर्डर दीजिए। बहुत अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू फॉर सर। टाइम कृष्ण जी। आई थिंक काफ़ी लोगों को एक नॉलेज होगा कि नई मशीन ढूंढते हुए क्या करना चाहिए और क्या इंडस्ट्री का फ्यूचर है। हाँ तो जी। धन्यवाद थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक तो यू सर। मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर वैभव दत्तानी जी को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आगे पीछे शेयर करना है क्योंकि समय उनका कुछ कंस्ट्रेंट है। वैभव जी, थैंक यू फॉर एग्री टू बी वन ऑफ द स्पीकर्स फॉर द वेबिनार। थैंक यू अमन जी। थैंक यू। या वैभव, सो नाइस ऑफ यू। thank you, thank you. Vaibhav Dattani ji is the CEO of Shubhshri Biofuels Energy Limited, which has a कहते हैं धमाकेदार लिस्टिंग ऑन दी स्टॉक मार्केट्स एंड मतलब पूरा मार्केट हिला डाला है और इस इंडस्ट्री को एक होप दी है कि इस इंडस्ट्री में अच्छा काम किया जाए तो एक अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है और इट्स अ होप फॉर ऑल द न्यू एंट्रेंट्स एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। थैंक यू फॉर योर कंपनी फॉर डूइंग दैट वैभव जी। And he brings over 15 years of experience in finance, trading, strategy, and marketing. And he's building his company Shubhshri into a trusted name in the energy sector. वैभव जी, थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी में, और आप बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री, हाउ यू एनविजन की नेक्स्ट 10 years कैसे जाएंगे, ठीक है ना, क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो है, थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें तो आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर द ऑडियंस। सो थैंक यू एवरीवन। और पहले जो डिग्नेटरीज हैं, सतीश उपाध्याय जी, आनंद बंसल जी, धर्मेश जी और अमन जी, ये फोरम एक छोटे मैन्युफैक्चर, बड़े मैन्युफैक्चर और टॉप कंपनीज सबके लिए एक इकोसिस्टम बनाता है जहां पे सबको फायदा होगा और सब पैसे कमा सकते हैं। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या सेक्टर में हैं। आज सतीश जी की मैं कमांड करूंगा कि उन्होंने ऐसा डायरेक्शन दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 से ये पैलेट इंडस्ट्री को बूम कर दिया। इंडिया में 280 पावर प्लांट है जिसमें 1,77,000 टन ऑफ बायोमास लगेगा। तो आप इमेजिन करिए कि कितना बायोमास चाहिए उनको, तो कितना पैसा जनरेट होगा, तो कितने लोगों की जरूरत है। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इतनी डिमांड है और अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है या सतीश जी ने आपको एक चैनल प्रोवाइड किया है कि एनटीपीसी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आपको मौका दे रहे हैं इस बिजनेस के अंदर घुसने का, काम करके जो पैसा कमाने का, तो मैं समझता हूं कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या लोग हैं इससे जुड़े हुए, उनको डेफिनेट फायदा मिलेगा। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2011 में, सबसे पहले कोका कोला कंपनी से। तो आनंद जी भी जानते हैं कि ये जितनी भी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो एक कोयले और गैस को चेंज करना चाहती थी, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल देख रही थी। तो ब्रिकेट उन्होंने इजाद किया, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से ब्रिकेट बनाया गया। तो आप ये देखें कि इसमें जितने भी फार्मर थे, जितने यूथ थे या मैन पावर थी, सबको बेनिफिट मिला। और आने वाले टाइम में चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला कंपनी हो, डाबर हो, आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नाम इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनियां हैं इंक्लूडिंग रिलायंस, सबने इसका प्रोडक्ट लिया, इसका फायदा उठाया। तो आज ये बिजनेस बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री में है। गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली एनसीआर के जैसे मिशन ने बताया 7% मैंडेटरी कर दिया है। तो डिमांड आज के दिन पे जो 8,000 टन है अभी दिल्ली एनसीआर की, जो कि 1,77,000 टन हो जाएगी आने वाले 5-10 साल में, क्योंकि ये मिशन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बॉडी बनाई है उससे आप लाभ उठा सकते हैं। लाभ कैसे उठाएंगे? आपको चुनना है 5R मॉडल, मतलब कि राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस। जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है, ₹2.32 गवर्नमेंट ने पैलेट का प्राइस फिक्स कर दिया है, ठीक है। फिर राइट मशीनरी, जैसे सुखविंदर जी ने बताया कि मशीन में चुनना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर राइट प्रोसेस, फिर जो 5th R है हमारा राइट मैन पावर। तो ये जब 5R आप समझेंगे कि धंधा करना कैसे है, तो आप सोचेंगे कि मैंने 1 करोड़ रुपए निवेश किया तो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा। हर आदमी यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, क्लीन पैसा कमाऊं, गवर्नमेंट को टैक्स दूं। ये सबसे अच्छी इंडस्ट्री है
जो कि टैक्स फ्री है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से एग्री इंफ्रा फंड में पैसा भी मिलेगा और व्यापार करने के लिए एक इज्जतदार काम भी मिलेगा। तो मेरी मेरी अपने जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस रॉ मटेरियल पे वो काम करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। आज हमारे देश में 228 मिलियन टन ऑफ वेस्ट है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो पंजाब हो। हमने देखा कि पंजाब में 22 मिलियन टन वेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले पंजाब के ऊपर इसका इनिशिएटिव लिया। जितना भी पोल्यूशन हो रहा था उसको कम करने का एक इनिशिएटिव लिया, जिससे रोजगार भी पैदा हुआ, औरतों को भी काम मिला, व्यापारी को भी बिजनेस मिला, और कस्टमर जो पावर प्लांट है या प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी फायदा मिला। तो हर चेन में हर आदमी को फायदा मिला। आपको सिंपल करना ये है, छोटे पैसे निवेश करने हैं, उनसे रिटर्न बनाना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका फायदा लेना है, और ये सारे लोग आपकी मदद करेंगे। हर आदमी आपकी मदद करेगा। आज हमने शुभ श्री में पिछले 15 साल में यही क्रिएट किया। अच्छे लोग, अच्छी मशीनरी, अच्छा प्रोडक्ट। जो आज अगर प्रोडक्ट में आपको किसी को 3400 जीसीबी का प्रोडक्ट देना है और अगर आप 3600 या 3800 वैल्यू दोगे तो वो फायदा आपको मिलेगा। आज गवर्नमेंट में बोनस स्कीम भी मिलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे चलेगा। आपको लोकल बनना पड़ेगा, को खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अपनी मशीनरी, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर, ये सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने आपको इन सब चीजों के लिए बिजली, आपको आदमी, मशीनरी, सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में आज के दिन पे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से बिजनेस करना है। तो अमन जी, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और इस वैल्यू चेन में जितना सतीश जी ने पिछले 4 साल में काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और सेकंड पर्सन कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल सर, ये आपका बिल्कुल राइट ऑब्जर्वेशन है। एक मेरा क्वेश्चन और है वैभव जी आपसे, क्योंकि थोड़ा सा हम हाँ। कि आप क्या देख रहे हैं कि अगले 10 साल में, ठीक है ना, एक आपकी कंपनी की गाइडेंस है कि भाई आपको अपने है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी विच यू सी एंड व्हाट एरियाज ऑफ चैलेंजेस यू सी, कि जिनको हमें आज एड्रेस करना जरूरी है, अदरवाइज ये ग्रोथ हो जाएगी। थोड़ा सा इस पे आप 2 मिनट अपना एक बार। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो धर्मेश जी ने बताया कि 1,77,000 टन पर डे, 1,77,000 टन। ये मशीनरी जब इतना डिमांड होगी तो आपके पास कमाने का मौका मिलेगा। आपको पैलेट आप बनाएंगे तो आप 2 पैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, और हर यूजर को मैंडेटरी होते जाएगा, कंपलसरी होगा ये खरीदना। तो आप इस वैल्यू चेन में अगर रहेंगे तो इससे अच्छा कोई और बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप चैलेंज की बात करते हैं, चैलेंज तो ये ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदना पड़ेगा, मॉइस्चर फ्री खरीदना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एट अ लो कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जिसमें आपका जो आप का बिजनेस है या आपकी फैक्ट्री है वो वाइबल बने, जिससे आप आने वाले 2, 4, 5 सालों में पैसा कमा पाए। तो आपका पे बैक पीरियड 2 साल के अंदर होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये कारण है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो हमें कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करना पड़ेगा। वैभव जी, थैंक यू बिल्कुल। वैभव जी। आई थिंक काफी थैंक यू अच्छा। ऑडियंस। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यही सही वक्त है। भी करना है तो आपको ये उदाहरण करना पड़ेगा, पर अभी है मौका आने वाले टाइम के लिए। देखिए, आपने करके दिखाया, तो हमने क्या बोला ना कि एक रे ऑफ होप है, एक बेंचमार्क है इंडस्ट्री के लिए, कि भाई आज मतलब एक देखिए कारण क्या ना, इस इंडस्ट्री को बहुत अनऑर्गेनाइज माना जाता था, तो आपकी कंपनी ने उस चीज को किया है। और मुझे लगता है कि हम हमें बहुत खुशी भी है कि ठीक है, हम इंडस्ट्री में हमें कुछ कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन जब एक कंपनी आगे बढ़ती है सबके लिए रास्ता आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बिल्कुल। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो स्पीकर है उनसे एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो अभी कई काफी लोगों ने पूछे सब्सिडीज को लेकर और फाइनेंस को लेकर हमारे से। तो अनामिका जी, हमारे ऑलरेडी इस पे लास्ट 2 वेबिनार्स हुए हैं। एक वेबिनार एमएनआरई टीम के साथ हमारे
जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं कर्नल रोहित देव जी, और जो इस फोरम के को चेयर भी हैं, उन्होंने किया था एमएनआरई की पूरी टीम के साथ। जो एमएनआरई की जो सब्सिडीज में काफी चेंजेस आए हैं रिसेंटली, तो अनामिक जी प्लीज वो लिंक दोनों यूट्यूब के मैं शेयर कर जरूर। दीजिए। और एक हमने एसबीआई के एजीएम है रवि कौशल जी, उनके साथ किया था फाइनेंसिंग के ऊपर। आप प्लीज उसको जाइए, और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी आगे से हमारे जो भी वेबिनार्स होंगे उनकी एक हम क्या कहते हैं उसको उसकी वीडियो एक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग कुछ पॉइंट मिस कर जाएं या कभी बिजी हो जाते हैं बीच में, तो आप उसको एक्सेस कर सकें। और अनामिका जी ने मेरा और अपना ईमेल आईडी ऑलरेडी शेयर किया है, फोन नंबर शेयर किया। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी ऐसे हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो सर इसको आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं आखिरी में बिल्कुल अब्दुल जी उठाऊंगा। अभी मैंने सब क्वेश्चन नोट किए हैं, बट एक बार ये हमारे स्पीकर स्लॉट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमारे जो लास्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर अनंत बंसल, हु इज एमडी ऑफ ही बायोइथन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं कहूँगा कि ही इज वन ऑफ दी, उनका 25 मोर देन 2 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बायोमास फील्ड में। एंड he is into manufacturing, aggregation, trading of biomass briquettes and pellets, along with consulting services in the field of operation, maintenance, management for enhancing business capabilities. He has experience of serving clients across the region and sectors for their energy needs, and help many companies to switch from fossil fuel to renewable biomass fuel. So, Anand ji, welcome to the webinar. थैंक यू अमन जी। तो और ये आज बहुत ही अच्छा आपका वेबिनार चल रहा है। वैभव जी ने बहुत एनर्जी भर दी है सबके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल मतलब, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी उस क्वेश्चन को एड्रेस करें कि जो, क्योंकि आप सर 25 साल से इस इंडस्ट्री में, वी कैन से यू आर वन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है ना, दो यू आर प्रीटी यंग, बट माय रिक्वेस्ट यू टू टच अपॉन द पॉइंट्स कि कोई भी नया एंट्रेंट आता है उसको खासकर सेल्स और मार्केटिंग साइड में क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी प्लांट सेटअप करने से पहले क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बिकॉज देखिए कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में आता है वो अपना एक हार्ड अर्न मनी लेके आता है, ठीक है ना। तो क्या फैक्टर्स हैं आपके उसमें, आप प्लीज नए मैन्युफैक्चरर्स और एक्सिस्टिंग यूनिट्स जो भी लग रही हैं या हैं उनको देखते हुए करें। और साथ में ये भी बताएं सर कि अब जैसे आपने देखा कि ब्रिकेट से हम कोल से आपने ब्रिकेट पे कन्वर्ट किया, फिर पैलेट्स आई, आप फर्दर ट्रांजिशन क्या देखते हैं। और काफी लोगों का ये सवाल भी है कि एनटीपीसी के अलावा क्या क्या एवेन्यूज ऑफ सेल हो सकते हैं डिफरेंट लोकेशन में, बिकॉज हो सकता है कि आपके प्लांट के पास में कोई एनटीपीसी ना हो, ठीक है। तो थोड़ा उस पर भी आप थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले सतीश सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने सेट किया है शुरू में। माहौल बहुत अच्छा था। बेसिकली उन्होंने बहुत क्लियरली, कम शब्दों में ये क्लियर कर दिया कि आज जो मैन्युफैक्चरर्स इसमें घुस रहे हैं वो अगर क्वालिटी और अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं तो इंडस्ट्री की भी ग्रोथ है और उनकी इंडिविजुअल एज अ मैन्युफैक्चरर भी ग्रोथ है। बिकॉज धीरे धीरे जैसे एनटीपीसी ने अपना ऑफ टेक बढ़ाया है, लोगों को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। और समझ में रहते हुए सर ने जो स्टैंडर्ड सेट करवाए हैं उसको अगर हम आगे लेके जाएं तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है सबके लिए, जहाँ पे वो अच्छी क्वालिटी का माल बनाएं। और समर्थ के थ्रू जो टेंडर्स निकल रहे हैं पावर प्लांट्स के, उसमें सप्लाई करें। उसके अलावा जो आज रिक्वायरमेंट धर्मेश जी ने बताई कि 1,05,000 टन अप्रोक्सीमेटली पर डे की रिक्वायरमेंट है, अगर हम 5% टोटल कोल प्लांट्स का करते हैं तो मैं समझता हूँ सिमिलर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की भी है, जहाँ फार्मा इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल, फूड, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आपका डेयरी, बेवरेजेस, सभी लोग आज की डेट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एरियाज में जैसे दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पे कोल पूरी तरीके से बैन हो गया है, तो यहाँ पे आज बायोमास फ्यूल या फिर सीएनजी सीबीजी यही एक ऑप्शन रह गया है लोगों के पास एज अ फ्यूल। उसके अलावा बाकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो भी आजकल काफी तेजी से इसकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज जो इंडिया का नेट जीरो टारगेट है
कि हमें फॉसिल फ्यूल को कम करना है, कंजम्पशन को, कोल को कम करना है, उसको देखते हुए काफी लोग आजकल एक स्टेप ले रहे हैं कि अपनी तरफ से वो फ्यूल चेंज कर रहे हैं, कोल से या जो भी वो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल हो गया है कुछ भी, उससे वो ब्रिकेट और पैलेट में आना चाहते हैं। तो मार्केट डे बाय डे ग्रो कर रहा है और मार्केट की रिक्वायरमेंट है और नए मैन्युफैक्चरर्स आए और अच्छा माल बना के सबको दें। मैन्युफैक्चरर्स, आपने एक सवाल पूछा कि क्या चीज ध्यान में रखें जब वो आ रहे हैं इस बिजनेस में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक है इसका रॉ मटेरियल, अगर आपका कहीं पे भी प्लान है प्लांट लगाने का, तो सबसे पहली एक्सरसाइज रॉ मटेरियल क्या, कितना और किस रेट में आपको अवेलेबल है, वहां पे प्लांट लगाएं। ये ना देखें कि हमें प्लांट कंज्यूमर के पास लगाना है, आपको प्लांट रॉ मटेरियल के पास लगाना है, क्योंकि लूज बायोमास की डेंसिटी कम होती है, उसे ट्रांसपोर्ट कराना महंगा पड़ता है, और डेंसिफाइड बायोमास आराम से लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज रॉ मटेरियल। दूसरा, आज की डेट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बढ़ रहे हैं, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा था, लोगों के काफी सवाल हैं कि एनटीपीसी नेपियर लेगा क्या, बैम्बू लेगा क्या, जूट लेगा क्या। तो इन सब पे मेरे ख्याल से धर्मेश जी अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में बताएंगे। बिल्कुल, उन्हीं के बट लिए सवाल रिजर्व किए हुए हैं हमने, ये वाले सारे। हाँ, तो सब तरीके के रॉ मटेरियल्स जहां तक है उसमें कवर किए हैं समर्थ ने इसमें पॉलिसी में। और इसका टाइम टू टाइम करेक्शन भी हो रहा है कि जैसे कुछ मटेरियल्स जो पहले अलाउड थे अब नहीं अलाउड हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी कंसर्न। तो हमें टेंडर पूरा ध्यान से पढ़कर, जो सर ने एक पॉइंट कहा कि लोग बाग 16 बनाने के चक्कर में पार्टिकल साइज भूल जाते हैं कि पार्टिकल साइज भी छोटा करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जब पहली चीज रॉ मटेरियल आपने कर लिया, तो उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। जो आपका टेंडर या आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करें, उसके लिए प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग मशीनरी लगाएं। जैसे सर ने भी बोला था कि कोई भी उसको प्री हीटिंग के लिए ड्रायर वगैरह नहीं लगाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट पूरे साल नहीं चलता है, क्योंकि बारिश के टाइम में ड्राई करने में दिक्कत आती है। तो आज की डेट में अगर आप इसे एज अ बिजनेस और बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो ये सब प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि पहले ब्रिकेट में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, लेकिन पैलेट एक फाइन मटेरियल से बनता है और उसमें जरा सा भी इधर उधर आपके पूरे प्रोसेस को ठप कर सकता है। इसलिए ड्रायर, हैमर, क्रशर, ग्राइंडर, सब चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको रखना चाहिए, सो दैट जब भी आपका रेनी सीजन है या वो है, तो एटलीस्ट आपका काम ना रुके। अगर मान लीजिए आपका 100 टन का प्लांट है, तो एटलीस्ट 30-50 टन आपका माल बारिश में भी बनता रहे। आप फुल कैपेसिटी पे ना जाके उसको 50% सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर आप पे 2 लाइन है, तो एक लाइन को आप पूरे साल चला सकते हैं और एक लाइन को आप स्टैंड बाई पे रख सकते हैं। ये सब आपकी प्लानिंग का वो हो सकता है कि आपको किस तरीके से प्लान आउट करना है। एंड जब आपका प्रोडक्ट बन गया, तो एक चीज जो सतीश सर ने बोली, क्वालिटी। तो अगर हम सब लोग जो नए इसमें घुस रहे हैं, वो अपने प्लांट पे एक क्वालिटी टेस्टिंग का अरेंजमेंट रखते हैं, तो हम एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। साथ में हम सर्टिफाई कर पाएंगे कि हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं। तो उससे एक मार्केट में जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, वो अपने आप आ जाएगा। सबका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करता हुआ प्रोडक्ट जाएगा क्लाइंट को। क्लाइंट से को भी कोई शिकायत नहीं होगी और बेचने वाले को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आई थिंक यही पूरा प्रोसेस है। और जहां तक रहा मार्केट की बात, तो एनटीपीसी के साथ पैरेलली इंडस्ट्री भी उतना ही बड़ा मार्केट है, और लोगों को दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्रेंट्स जो आज इस वेबिनार में होंगे, वो मोस्टली पावर प्लांट्स का सुन के ही इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बट यस, पावर प्लांट के अलावा भी मार्केट है इसके लिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आनंद जी, थैंक यू। एक बहुत क्विक आंसर चाहिए कि आप, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, कि आपके हिसाब से
अगले 10 साल इंडस्ट्री के कैसे हैं? तो देखिए, इस टाइम ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, और जैसा धर्मेश जी ने बताया कितनी रिक्वायरमेंट है। आज अगर उस रिक्वायरमेंट को हम 100 टन से डिवाइड कर दे तो 1,000 प्लांट चाहिए जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे सिर्फ पावर प्लांट्स के लिए। अगर हम 50 टन की कैपेसिटी पे आ जाएं तो 2,000 प्लांट चाहिए। तो ये स्कोप है अगले आने वाले टाइम में। आज जो जितनी कैपेसिटी है वो यूटिलाइज्ड है। आज ऑर्डर्स भर भर के हैं। मेरे ख्याल से समर्थ के पास डेटा है जो उन्होंने दिखाया भी कि कितना अच्छा कंजम्पशन चल रहा है, और टेंडर्स भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले 10 साल इसी का टाइम है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिकेट से अब पैलेट की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। तो हमें अपने क्लाइंट्स क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी मशीनरी सेलेक्ट करनी चाहिए कि ब्रिकेट लगाना है या पैलेट लगाना है। दैट शुड बी द पॉइंट व्हेन सेलेक्टिंग द मशीनरी, कि आप किस टारगेट कस्टमर को केटर करना चाह रहे हैं। दैट्स इट। ये थैंक तो यू। मित्रों, आपने आनंद जी को सुना, आपने सर सर एक अ, चीज पूछे मेरे को। ये आखिरी में सर, क्वेश्चन अभी आखिरी में करते हैं, 2 मिनट आप रुकिए, फिर मैं आप सबको मौका दूंगा। तो आपने आनंद जी को सुना, आपने वैभव जी को सुना, जो एक तो इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करनी है। काफी लोगों के सवाल आते हैं कि सर इंडस्ट्री में हम लगाएं, कहीं हमारे लिए रिस्क क्या है? रिस्क तब है जब हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली प्लान नहीं होती है। तो थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, डिमांड आ रही है, और अपने रिस्क को थोड़ा सा काटिए, थोड़ा सा एनटीपीसी को दीजिए, थोड़ा सा इंडस्ट्री को दीजिए, ताकि आपके प्लांट की वायबिलिटी क्रिएट रहे। तो थैंक यू आनंद जी, थैंक्स अ लॉट। आपने काफी इंसाइटफुल अपने पॉइंट्स शेयर किए हैं, और आई थिंक काफी लोगों को इससे वो होगा। मैं आप कुछ क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा डिफरेंट, जो भी हमारे ऑडियंस है उनकी तरफ से, जो हमारे स्पीकर्स हैं उनसे। तो मेरा धर्मेश जी, आप हाँ, हेलो अमन जी, प्लीज। रमेश जी, एक बहुत क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको तीन चार, एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीजें पूछना चाहूंगा। कि बिल्कुल लोग बिल्कुल, पूछ रहे बताइए हैं कि प्लीज। नेपियर, बायोमा, बैम्बू, जूलीफ्लोरा और जो पाइन नीडल्स हैं, उनकी पैलेट एक्सेप्टेड है क्या? हाँ जी, लेपिक वगैरह का एज पर पॉलिसी है कि ये एनर्जी क्रॉप्स के उसमें काउंटेबिलिटी है इसकी, तो उसके अंडर में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, मतलब पैलेट प्रोडक्शन कर सकते हैं आप इसका। अच्छा, मतलब पाइन नीडल्स वगैरह भी सर? हाँ, पाइन नीडल्स आपके ज्यादातर यूके मतलब उत्तराखंड वगैरह तरफ का है, हाँ जी। तो उसमें भी पैलेट्स बना के आप दे सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और था कि जो साउथ इंडिया के जो पावर प्लांट्स है, उसका कब आप वहां लेना शुरू करवा रहे हैं? क्योंकि वो अभी जो काफी जो साउथ पॉसिबली के हमारा रिसेंट डिस्कशन है एनटीपीसी से, तो पॉसिबली उसके भी टेंडर्स आने वाले हैं एनटीपीसी रीजन से। अच्छा ठीक है। बाकी जो स्टेट लेवल के हैं, तो स्टेट आर स्ट्रगलिंग विद देयर सम अदर काइंड ऑफ इश्यूज व्हिच आई कैन नॉट से ओवर हियर। सर शुगर केन बगास के पैलेट्स भी एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि क्वेश्चन आ रहा है सर। शुगर कैन क्या मतलब, ट्रैश जो उसका? नहीं नहीं, बगास, नहीं नहीं, उसका नहीं। बगास का नहीं है तो बगास का ऐसे तो से ऑलरेडी वो जो आपका शुगर इंडस्ट्री वो ऑलरेडी इसको अच्छे से एफिशिएंटली कंज्यूम कर रही है उसको। ठीक है जी। अच्छा सर, एक मोहित जी हैं, वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मोहित जी, आप ऑनलाइन है क्या? हाँ जी। आप प्लीज आप अपना नमस्कार। क्वेश्चन। हाँ, नो। नमस्कार सर। एक क्वेश्चन ये था कि समर्थ मिशन जो अभी जो टेंडर इनवाइटिंग जो एजेंसी है, जो भी थर्मल पावर प्लांट है, उससे वेंडर्स की कम्युनिकेशन कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? जैसे सर हमें उसके लिए मल्टीपल आप, इश्यूज आते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। तो हमने जो नोडल ऑफिसर्स हैं या जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं डिफरेंट टीपीपीस की, उसकी हमने एक लिस्ट भी डाल रखी है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप उसको थ्रू उससे जो भी अवेलेबल पर्सन से आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, समटाइम्स इट हैपेंस कि रिस्पांस नहीं मिलता, हमको कॉल किया नहीं उठा पाते, माइट बी सम रीजन फ्रॉम देयर, बट उसके लिए आप उनका मेल आईडीज में अपना कम्युनिकेशन दे सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज और भी क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे साउथ की बात की थी, ऐसे शायद आई थिंक सर ईस्ट जोन के टेंडर्स भी जल्दी ही आ रहे हैं। इधर के किस रीजन के लिए? ईस्टर्न रीजन। यस। हाँ, ईस्टर्न रीजन के सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, वो भी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अच्छा सर, एक आपसे क्वेश्चन पूछ साथ रहा में हूँ, अभी ईस्टर्न रीजन के गवर्नमेंट। ऑनगोइंग टेंडर्स हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के, ऑलरेडी वहाँ पे ऑनगोइंग थे, तो आई थिंक काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया हाँ जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी कुछ हो रहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी मटेरियल ले, मतलब उसके लिए भी कुछ कंपल्शन की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, या अभी आउट ऑफ स्कोप है आपके?
नहीं सर, प्राइवेट और देखिए हमारे तो तीन मेजर, जिसमें पावर प्लांट्स में हम बात करें तो पावर प्लांट्स में भी तीन तीन कैटेगरी ऑफ द पावर प्लांट्स है। एक है स्टेट कंट्रोल पावर प्लांट्स, और सेकंड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल प्लांट्स, थर्ड है आपके आईपीपीस। तो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ आईपीपीस के जो पीपीएस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से लाइन अप है। तो कहीं ना कहीं जो इसका, देखिए पॉलिसी को आप थोड़ा थॉरली देखते हैं तो इसमें ऑलरेडी जो कॉस्ट मैकेनिज्म है पूरे बने हुए हैं कि इफ यू आर गोइंग टू मेक अ को फायरिंग द बायोमास पैलेट्स, वट एवर द कॉस्ट विल इन अकर, इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर्ड। जो चेंज इन लॉ के में है, पास थ्रू के लॉ में है, वो आपको कॉस्ट हो जाती है। बट है कि द मेथोडोलॉजी समटाइम्स द कमर्शियल और द मैनेजमेंट इश्यूज, तो वो क्लियरिटी भी नहीं है। आई थिंक सम द टेक्निकल इश्यूज सम टाइम्स दे आर फाइंडिंग। तो वो थोड़ा, इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको भी इन्फॉर्म किया कि हम उस कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम काफी बारीकी से कर रहे हैं। जो भी ऑफिसर्स है, जो भी एमपी पीजीसीएल से ले, चाहे महाराष्ट्र जैनको की बात करें, चाहे राजस्थान के आर्मी की बात करें, तो हम सारे सेट ऑफ स्टेट्स के जो स्टेट लेवल के प्लांट्स हैं उनको भी हम रीच आउट कर रहे हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। वट एवर द सपोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द मिशन साइड, वी आर डूइंग फॉर दैट पार्ट। इवन दो अभी हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिया है, अभी हमने एक स्टेप लिया है स्किल डेवलपमेंट का also। अभी हम देख सकते हैं कि जो भी हम एक इन जनरल बात करते हैं कि जो भी पैलेट मैन्युफैक्चरर्स वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स तो नो डाउट है कि कैपेबिलिटी ऑफ द बायोमास है, दूसरा है कि सीजनल इश्यूज हैं, और जो तीसरे इश्यूज हाईलाइट किया था स्किल अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास स्किल मैन पावर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो जो भी पायलट इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्री प्रोग्राम किया है, जिसमें अंदर की सेफ्टी अवेयरनेस है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी है ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द बायोमास ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। और इसमें क्या अगर कुछ ऑटोमेशन की भी है संभावना है तो उसको लेके भी बात होती है। तो जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी फैक्ट्री में आके आपके मैन पावर को ट्रेन करते हैं। और इसका बेनिफिट ये भी है कि देखिए आपके मैन पावर को सर्टिफिकेशन होता है, साथ में जो पैलेट प्लांट्स है उसको भी सर्टिफिकेशन होता है। और डाउन द लाइन अभी ऐसा प्रोविजन आएगा कि जिसमें जो भी पैलेट मैन्युफैक्चरर्स होंगे, दे शुड कंपल्सरी हैव टू गो विद दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो वो आने वाले टेंडर्स टाइम्स में इस सब चीजों पे जो हमने बात करी स्टैंडर्ड्स की, वो एक उसी के में ही हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं। सर एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि एनटीपीसी या जो पावर प्लांट्स है वो बारिशों के दौरान पैलेट्स नहीं लेते हैं, तो उसका कारण क्या है और क्या उसके लिए कोई रेमेडियल एक्शन जैसे लिया देखिए जा रहा है? जैसे हम आप भी सभी लोग अवेयर हैं कि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। तो पावर प्लांट में को फायरिंग है तो देखिए जनरली वो डील करते हैं कोल बेस से। तो समटाइम्स दे आर स्ट्रगलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स। तो अभी जैसे वही लर्निंग फेस है, पूरा लर्निंग कर्व आप मानिए। तो पावर प्लांट्स भी लर्न कर रहा है, पायलट मैन्युफैक्चरर्स भी लर्न कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री ट्रांजिट कर रही है ब्रिकेट से पायलट में, वो भी सारी चीजें। तो इसी के बीच में है। तो ये एक जो सर ने बात बोली, ये इक्विलिब्रियम वाली बात है। तो ये ऑटो करेक्शंस आ जाएंगे दोनों साइड, चाहे प्राइस को लेके बात करें, चाहे सिस्टम के अडॉप्शन को लेके बात करें, और अरे पॉलिसीज को लेके। अमन जी आई वुड लाइक टू इंटरवीन। हाँ जी सर प्लीज। ये जो आपने पॉइंट बोला है, ये सारे सप्लायर्स की वो ग्रज है। एक्चुअली क्या होता है, बरसात में कोयला जो होता है वो पूरा स्लरी के रूप में आता है। आई वॉज मतलब प्रोक्योरर ऑफ इवन कोल। तो हमारे क्या होता है कि वो इतना पानी भर के आता है कोयले में, उसमें स्लरी हो जाता है, वो पाउडर आता है और प्लस वो भी पानी भर के। इस समय मतलब हमें मतलब कोयला नहीं मिलता है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। तो उन्होंने जो स्टोर किया होता है उसमें वो पूरे मतलब वो चूरा चूरा वो दे देता है कोल कंपनी। और वो पूरा पानी के साथ आता है और एक एक मतलब रेक जो है 2-2 घंटे में खाली होता है। हेवी डैमेजेस हम लोग पे करते हैं रेलवे को, क्योंकि एक एक रेक में मतलब वो जो जितने मतलब 58 वैगन्स होते हैं, 58 वैगन्स को खाली करने में हमारे मतलब कई बार 48 घंटे लग जाते हैं। और बहुत हेवी डैमेज इनका करता है मतलब पावर प्लांट जितने भी हैं, मतलब केवल एनटीपीसी नहीं। तो इसलिए क्या है कि उस समय जब हमारा गीला कोयला आता है तो मिल में जब जाता है तो पहले तो हमें कोयला सुखाना है, तब जाके वो बॉयलर में उड़ेगा। और उसके बाद अगर उसी में अगर आपने ये अपना गीला बायोमास डाल दिया तो ये बायोमास अगर टॉरिफाइड हो तो भी गनीमत है। ये नॉन टॉरिफाइड में क्या होता है, अगर आप इसको पीसेंगे तो जैसे कपड़ा खुलता है ना, वैसे कपड़ा की तरह ये खुल जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, ये वहीं बॉलिंग हो जाता है गीला होने के कारण, और बॉल होने के कारण वहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। तो हम और उसी में आजकल क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड मतलब जो क्या जनरेशन ज़्यादा है, तो वो दिन में रिन्यूएबल एनर्जी जब ज़्यादा आ जाती है तो पावर प्लांट को बोलते हैं बैक डाउन करो। तो हम लोग 40% 50% लोड पे जब चला रहे होते हैं तो उस समय गीला कोयला भी डालेंगे और लकड़ी भी डालेंगे, वो नहीं हो पाएगा, कच्ची लकड़ी डालना। सो व्हाट हैपेंस कि वो कंजम्पशन जो है बहुत कम होता है। तो हम लोग परफंक्टरी तरीके से, जब मैं था तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा वो लोग चला लेते थे।
800 की जगह 100 टन जला रहे हैं, 150 टन जला रहे हैं, कभी 260 टन जला रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मौसम, उस तरह का करते थे। बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए आप लोग को ये मानना पड़ेगा कि टिल सच टाइम। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग पैलेट का स्टोरेज और स्टॉकिंग और फीडिंग का जो मतलब अगर मेथड कर दें जो धर्मेश जी बता रहे थे, तब हो सकता है ये फिजिबल हो जाए। बट एज फार एज नॉन टॉरिफाइड इज कंसर्न, इसको मतलब बरसात में यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मतलब ये मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो नहीं ले रहा है, वो बंद कर रहा है, ये सबको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं है कि मैं मतलब दोनों साइड में मेरे को मतलब पता है बात, इसलिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग एवरीबॉडी। ठीक है। सर आप सर वेरी गुड इंसाइट सर, बिकॉज ईडी कई बार क्या होता है एनटीपीसी। दूसरी साइड वालों को पता ही नहीं होता कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट नहीं, करेक्ट वो तो राइट। है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि सबको अगर क्लियरिटी रहेगी तो मतलब दे विल बी मच प्रिपेयर्ड। बट वन थिंग इज देयर कि प्रोफेशनलिज्म इज मिसिंग। प्रोफेशनलिज्म अपना ले आइए और रेट्स गिराइए मत, और एट द सेम टाइम क्वालिटी मत गिराइए, अदरवाइज ये जितना इनिशिएटिव है ये जीरो हो जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं एक बार पहले भी जब मैं मतलब चेयर पे था तो भी मैंने बोला था, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारा मतलब जो है डिफीट हो जाएगा पर्पस। बहुत अच्छी मार्केट बनी है और इसको आगे जाने दीजिए, क्योंकि रेगुलेशन वाली इंडस्ट्री में आप लोग घुसे हैं। कोयला खरीदते हो पक्के दाम पे, ऑयल खरीदते हो पक्के दाम पे, गैस खरीदते हो पक्के दाम पे। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ की कोई कुछ भी दे जाता है। तो इसलिए आप लोग इसमें कुछ भी करने के लिए आप अपने आप से रेगुलेट कर दीजिए, नहीं तो ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं करेगी। आई जस्ट वांट टू मतलब अगेन डबली अंडरलाइन एंड हाईलाइट एंड टेल यू कि इसमें मतलब आप लोग बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। कृपया मतलब ध्यान दीजिए और इसको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ध्यान दीजिए एंड लेट अस मूव अहेड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देखिए सर। मित्रों, हम तभी चाहते हैं कि अब सर की गाइडेंस में जो भी इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, जो भी एक वो है, तो क्योंकि सर ने वो साइड भी देखी और उसको आज भी उनके जो उनका एक वहां पे जैसे बाबा जी कह रहे थे कि सर के इनिशिएटिव्स आज भी, आज इंडस्ट्री अगर खड़ी है तो वो सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब हमसे जुड़ें और हम इस चीज को लाएं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एमएनआरई के साथ कोई भी फैसिलिटेशन मीटिंग है, कोई भी हमारी इश्यूज हैं, उसके लिए हम आगे लेके जाएं। मैं आपसे कहूंगा, देखिए प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। अब मेरा ईमेल आईडी समझ और मेरा, स्मॉल क्वेश्चन है, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी पूछिए सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें इसको क्लोज करना। हाँ जी बताइए सर। दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक तो सर जैसे हमको सीबीजी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया है बायोमास एग्रीगेटिंग मशीनरी का बैम करके, वैसे हमारी इंडस्ट्री के लिए सर ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है जिसपे हम बायोमास कलेक्शन के लिए जो मशीनरीज है जिसपे हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडीज ले सकें। कृष्ण अग्रवाल जी, ये हम बीजीएफ आईएफजी ऑलरेडी जो हमारी एमएनआरई की मंथली मीटिंग होती है उसमें जो एएस सुदीप जैन जी के आगे ये प्रपोजल हम रख चुके हैं और उम्मीद है कि उस पर एक्शन होगा। उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हम बैठ के इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। करेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ऑलरेडी ऑन डिस्कशन है हाँ कि जी ये सेट ऑफ एक्टिविटीज को भी उसी में बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी में लेके हम भी आएंगे। वही चाह रहे हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, एक पेन एरिया है और जैसे बाबू जी ने बोला कि आपको रॉ मटेरियल खुद इकट्ठा करना है, तो ऑलरेडी उस पे है। तो देखिए आपके जो भी प्रश्न आज हम उसका नहीं क्वेश्चन आंसर दे पाए हैं, तो प्लीज आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को अमन सर, एक व्हाट्सएप। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी कौन? हाँ जी सर प्लीज पूछिए सर। सर ये एक ही चीज सर, जैसे सर टेंडर्स में सर हम लोग को प्रॉब्लम्स जाता है, तो कैन इट बी डन कि सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर्स है वही टेंडर्स ले सकते हैं? क्योंकि सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ले भी लेते हैं सर टेंडर्स, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दी ऑर्डर्स, और हम लोग जो बैठे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करके, वी डोंट गेट द टेंडर्स। सो कैन इट बी डन, सतीश सर एंड अमन सर? अपने आप मार्केट स्टेबलाइज हो रही है, अब देख लेना, दे विल गेट एलिमिनेटेड, डोंट वरी। ओके, अनामिका थैंक यू जी, सर। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, और एक बार अपना कांटेक्ट डिटेल दोबारा डाल दीजिए सब, और वो यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए। तो आप प्लीज हमें सर, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, आप प्लीज मेरे को अपने जो भी क्वेरीज हैं वो व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिएगा। मेरा मेल आईडी अभी अनामिका जी डाल देंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट चेयर थैंक ऑफ यू सर। बीजीएफ श्री सतीश उपाध्याय जी फॉर हिज क्लोजिंग रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सेशन। सर हैंड ओवर टू। Sir, regarding closing remarks, which I have already intervened and spoken. So again, means I will say that I am very, very thankful to each and every one of you for this vibrant session, and you people came and gave a patient hearing. But question is, let it not be a perfunctory session. अगली बार मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा हम लोग एनर्जी लाके इसको और अच्छी तरीके से, ताकि सबको फायदा हो, इसको मतलब हम लोग और तरीके से करेंगे। और मतलब मैं चाहता हूँ कि जब तक हम ड्रिल डाउन नहीं करेंगे कि एक एक हमारा जो मतलब मेंबर है
he should understand where the industry is going and how he is getting placed. आप लोग का मतलब तब तक मतलब क्या बोलते हैं ना इंडस्ट्री का विकास होगा ना आपका विकास होगा। तो मैं यही चाहता हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन दिस एरिया, मैं अगर मतलब कोई भी चीज कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट एंड इवन हेल्प यू पीपल, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट IFG एंड उसके बाद अगर कुछ हेल्प होगा तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. Thank you for your Thank you, sir. Thank you. attendance. I thanks everyone, especially speakers, Vaibhav ji, Sukhinder ji, Anand ji, Dharmesh ji, and our chair, Shri Satish Upadhyay ji for their time. And आप ना कीजिए, we will take up your concerns, try to answer your concerns and take up at the relevant platforms. Thank you. Thank you, Aman ji. Thank you, IFG team. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.